राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। अभी तक आपने सुना था कि राजवीर आलिया को ड्रेस दिलाने ले जाता है, जहाँ वो नामी मन चांदनी की नीमा मनचांदी की ड्रेस को देखकर वो मना करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह ड्रेसेस बहुत महंगी होती हैं। उनमें जो वर्क होता है वो रियल गोल्ड सिल्वर डायमंड का होता है। जैसे कि वो ड्रेस तो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो नहीं मना करती है। तो फिर आलिया के लिए वो कहता है उनसे कि आप जाइए, मैं से अकेले में बात करना चाहता हूँ, और सब चले जाते हैं। तो फिर वो कहता है कि ड्रेस को ट्राई करके आओ। वो कहती है बैकलेस है, मैं नहीं करूँगी, लेकिन वो उसे गुस्सा होता है। अब आगे आलिया ने एक बार फिर से बोलने वाली नज़रों से राजवीर की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं पहन सकती इसे, वैसे भी मैं बैकलेस कपड़े नहीं पहनती हूँ। राजवीर ने आलिया को जिद आगे एक गहरी सांस ली और फिर आलिया के हाथ पकड़ते हुए कहा, पहनोगी कैसे नहीं, अब तुम्हें मैं खुद इस ड्रेस को पहनाऊंगा। वो आलिया को खींचते हुए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। आलिया अपनी आंखें बड़ी किए राजवीर को देख रही थी। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं खुद ट्राई कर लूँगी, आप छोड़ो मेरा हाथ। राजवीर ने पलट कर आलिया की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं चेंजिंग रूम के बाहर ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये ड्रेस पहनने के बाद मुझे दिखाना ज़रूर कि कैसी लग रही है। आलिया ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम के अंदर घुस गई। राजवीर चेंजिंग रूम के बगल वाली दीवार से टिक लगाए हुए ही अपना फ़ोन देखने लगा। अपना उसने एक पैर दीवार पर टिकाया हुआ था और अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में। उसके खड़े होने का अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश था। वहीं स्टाफ गर्ल्स में से एक लड़की उसे छुप छुप कर देख रही थी। दरअसल जब से उसने राजवीर को देखा था, वो उस पर फिदा ही हो गई थी। हालांकि उसके साथ काम करने वाली दूसरी लड़की ने उसे मना भी किया था और कहा था, यार ऐसा मत कर, तुझे नहीं पता ये बंदा बड़ा गुस्से वाला भी है, और अगर उसने कहीं मैम से हमारी शिकायत कर दी ना, तो पक्का मैम हमें उठाकर बाहर फेंक देंगी। तो उस लड़की ने कहा, उसे क्या पता कि हमें उसे देख रहे हैं, और तू चुप करना यार, मुझे उसकी कुछ फ़ोटो क्लिक करने दे। वो लड़की अपने फ़ोन में राजवीर की फ़ोटो क्लिक करने लगी। वहीं राजवीर इन सब से अनजान अपने फ़ोन में ईमेल चेक कर रहा था। आप दोनों ही जल्दी में से वहाँ से चली गई, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर किसी ने भी उनकी यह हरकत नोटिस कर ली तो उनकी नौकरी जाना तय था। कुछ देर में आलिया ने चेंजिंग रूम का डोर ओपन किया। राजवीर ने पलटकर चेंजिंग रूम की तरफ देखा और रूम का डोर ओपन कर अंदर चला गया। आलिया दीवार से सटकर खड़ी हुई थी और वो अपना सर झुकाए हुए राजवीर से बोली, अब मैंने ये ड्रेस ट्राई कर ली, पर प्लीज़ आप इस ड्रेस को खरीदना मत, मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती हूँ। राजवीर ने कहा, तुम भूल गई हो क्या, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि आज के बाद तुम मेरी लाई हुई ड्रेस ही पहनोगी। तो बार बार ये ज़िद क्यों कर रही हो, और क्या खराबी है इस ड्रेस में, कितनी तो प्यारी लग रही है। वाकई में आलिया उस ड्रेस में, वाइन कलर की ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और उस गाउन में आलिया का फिगर एक और भी ज़्यादा हॉट लग रहा था। आलिया थोड़ी सी चबी थी, इस वजह से उसका फिगर उस ड्रेस में जिसे खिलकर बाहर आ रहा था। राजवीर की नज़र उस ड्रेस के नज़र आ रही एक कर्व्स पर जाकर जैसे ठहर गई। वो मन ही मन बोला, लुकिंग वेरी हॉट एंड गॉर्जियस आलिया, तुम वाकई में कमाल हो। राजवीर को अपनी तरफ ऐसे देखते देख आलिया को बहुत घबराहट हो रही थी। उसने दोबारा कहा, अब मैं चेंज कर लूँ। राजवीर ने कहा, नहीं। कहकर राजवीर ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके कानों की तरफ झुकते कहा, तुम वाकई में इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। ये गाउन मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही डिज़ाइन किया गया है। राजवीर ने इतना करीब आने से आलिया का दिल बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया, धीरे से कहा, प्लीज़ आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं इस ड्रेस को लेने के लिए। आलिया को नहीं पता था कि उसके पीछे मिरर है। वहीं राजवीर की नज़र जैसी मिरर में आलिया की बैग पर गई तो उसकी बाहें थोड़ी सख्त हो गई, क्योंकि आलिया की बैग पर बने हुए निशान उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। राजवीर ने गौर से उस निशान की तरफ देखा और झटके से आलिया को पलटकर उसकी बैग पर नज़र आ रहे उन निशानों को छूते हुए कहा, ये क्या है आलिया। आलिया ने झटके से अपनी आंखें खोली और राजवीर को अपनी बैग की तरफ देखते देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कसकर अपने गाउन को अपनी मुट्ठी में भर लिया। तभी राजवीर ने मिरर से आलिया के चेहरे की तरफ देखा, जिसका रंग इस समय सफ़ेद पड़ा हुआ था। राजवीर आलिया के चेहरे के घबराहट से ही समझ गया कि जरूर ऐसी कोई बात है
जिसे आलिया उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। राजवीर ने दोबारा आलिया को अपने सामने पलटा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने पूछा ये निशान क्या है आलिया? आलिया ने जल्दी से कहा, नहीं कुछ नहीं, वो बचपन में मैं गिर गई थी तो बस चोट के निशान है। तो राजवीर ने कहा, चोट के निशान? मुझे तो ये किसी भी चीज़ ये तो मुझे किसी और चीज़ के निशान नज़र आ रहे हैं। आलिया ने बात बदलते हुए कहा, आपने ड्रेस देख ली ना, ठीक है मैं इसे चेंज करके आती हूँ। हमें ये ड्रेस नहीं खरीदनी, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये ड्रेस खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजवीर समझ गया कि आलिया बात बदलने की कोशिश कर रही है। फिलहाल उसने इस बात का पेंडिंग में छोड़ा, लेकिन ये वो तो जान गया था कि आलिया कुछ तो ऐसा छुपाने की कोशिश कर रही है। राजवीर ने भी सोच लिया था कि वो आलिया ने इस निशान के बारे में जानकर जरूर रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसने इस बात को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो जानता था आलिया उन कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रही है। इसलिए वो चाहता था कि आलिया रजावत पैलेस जाकर कुछ दिन रहे ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। उसने रूम से बाहर आते हुए कहा, ठीक है जल्दी बाहर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए और ड्रेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। राजवीर चेंजिंग रूम से बाहर आ गया और बाहर आकर उसने आलिया के लिए और भी कई सारी ड्रेस सिलेक्ट की। उसमें हल्दी के लिए, मेहंदी के लिए, शादी के लिए, संगीत के लिए काफ़ी सारी ड्रेसेस थी। आलिया बाहर आई तब तक राजवीर ने उसके लिए काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी। इतनी सारी ड्रेस देखकर आलिया ने हैरानी से कहा, इतनी सारी ड्रेस? तो राजवीर ने कहा, हाँ हर फंक्शन के लिए अलग अलग ड्रेस होती है आलिया। चलो अब तुम्हारी और शॉपिंग भी करनी है, फिर तुम्हें राजावत पैलेस भी जाना है कि नहीं? आलिया तो इस बात से ही खुश हो गई कि अब वो कुछ दिन राजावत पैलेस जाकर रहेगी, इसलिए उसने भी जल्दी से हामी भर दी। शाम तक सारी शॉपिंग करने के बाद वे दोनों राजावत पैलेस के लिए निकल गए। दादी अपना सिर बांधे हुए अपने रूम में बैठी हुई थी। हे भगवान, 3 दिन रह गए शादी को और अभी इतना सारा काम बाकी है, कैसे होगा? सुगंधा जी ने दादी के हाथ पर पेन किलर रखते हुए कहा, माँ जी आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा ना सारे काम हो जाएंगे। आप जब भी इतना स्ट्रेस लेती हैं आपके सिर में दर्द होता है, और अगर आप तबीयत खराब करके बैठ गई तो फिर शादी तक सारी रस्में कैसे पूरी करवाएंगी आप? दादी ने कहा, अरे सुगंधा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना जब तक मेरा सारे काम पूरे नहीं हो जाते मुझे स्ट्रेस बना ही रहता है। तभी अधिराज जी ने वहाँ सोफे पर बैठते हुए कहा, उन्होंने कहा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे सारे काम तुम खुद चल कर करती हो, सिर्फ ऑर्डर ही तो देती रहती हो। तो दादी ना चढ़ा सॉरी तो दादी ना चढ़ते हुए कहा, मिस्टेक्स सो तब दादी ने चिढ़ते हुए कहा, आप तो रहने ही दीजिए, उन सारे ऑर्डर को देने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, तभी तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तब दादी और दादाजी दोनों को इस तरह से झगड़ते देख सुगंधा जी मन ही मन हंसने लगी। हे भगवान, ये दोनों इस एज में भी ऐसे लड़ते हैं जैसे कोई बच्चे हो। फिर वो खड़े होते बोली, पिताजी आप भी माँ जी को परेशान करना बंद कर दीजिए। वाकई में अगर माँ जी हम लोगों को ऑर्डर ना दे तो हमारा काम होगा ही नहीं। माँ जी सही तो कह रही हैं, ये सारी रस्मों का ध्यान रखती है, कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद ही तो सारे सर्वेंट अपने काम सही तरीके से कर पाते हैं। अधिराज जी ने कहा, सुगंधा तुम भी अपनी सास का पक्ष लेना कब बंद करोगी बेटा? तो सुगंधा जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कभी नहीं, क्योंकि अब मैं भी सास बनने वाली हूँ पिताजी। तो सुगंधा जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कभी नहीं, क्योंकि अब मैं भी सास बनने वाली हूँ पिताजी। फिर दादी की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा माँ जी अब आप आराम कीजिए, कल संगीत की पार्टी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी सास इस पार्टी को एंजॉय ना करे। आखिर आपको भी पिताजी के साथ डांस परफॉर्म करना है? तो दादी ने भी चेकते हुए कहा, अरे हाँ, इसके लिए तो मुझे सही होना ही होगा, मैंने तो पहले ही एक सॉन्ग सिलेक्ट किया है। सुगंधा तो अधिराज जी ने कहा, बस कीजिए निर्मला जी, वैसे तो आपके घुटने काम नहीं करते हैं और आपको डांस परफॉर्मेंस करनी है। तो माँ जी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप बस कीजिए, बूढ़े आप हुए मैं नहीं, और मेरे घुटने के दर्द का क्या है, वो तो हमेशा होता रहता है, पर मेरे पोते की शादी कौन सी रोज होती है, मैं तो जी भर के डांस करूंगी। सुगंधा जी, अधिराज जी और निर्मला जी अपने सास ससुर इसी तरह की नोक झोंक करते हुए छोड़ बाहर आ गई। वहीं अदिति अपने रूम के बाहर आई
और माही को देखकर उसके पास जाते हुए बोली, माही, अव्यान कहाँ है? दरअसल कुछ देर पहले ही माही अव्यान को निया के रूम में ले आई थी। आलिया जब से रजावत पहले से आई थी, उन तीनों ने अपना डेरा निया के रूम में ही जमाया हुआ था और वो उनसे ढेर सारी बातें भी कर रही थी। निया तो आलिया को अपनी सारी शॉपिंग भी दिखा रही थी कि उसने क्या क्या खरीदा है, और वो लोग मिलकर प्लानिंग भी कर रहे थे कि कल की संगीत नाइट में वो क्या धमाल मचाने वाले हैं। उन तीनों के बीच में छोटा हुआ अव्यान किलकिलारियां भर रहा था, जैसे उन सब की बातों को वो भी शामिल हो। अदिति की बात सुनकर माही ने कहा, अरे अदिति, वो अव्यान को आदित्य भाई अपने रूम में ले आए हैं। वो मैं तुम्हें अव्यान को देने के लिए आ रही थी, तब आदित्य भाई ने कहा था कि वो कुछ देर के लिए अव्यान को अपने साथ ले जा रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें दे दिया। अदिति ने कहा, तो प्लीज़ तुम उनके रूम से अव्यान को ले आओ, वो भूखा होगा ना। तो माही ने कहा, अदिति प्लीज़ तुम खुद जाकर ले आओ ना, मुझे चाची जी से कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए। कहकर माही बिना अदिति से कुछ बोले का मौका दिए वहाँ से निकल गई। अब अदिति के रूम में जाने की बात सुनकर आदित्य के रूम में जाने की बात सुनकर अदिति परेशान हो गई। वैसे भी वो जब से रजावत मैंशन आई थी, वो एक बार भी आदित्य के रूम में नहीं गई थी। उसने तो आदित्य का रूम देखा तक नहीं था। वहीं आदित्य के रूम में जाने के बाद सुनकर अदिति की घबराहट होने लगी। वो आसपास किसी को ढूंढने लगी जिसे वे कह सके कि अदिति के रूम में उसके बेटे को ले आए। वो बेचैनी से सीढ़ियों की तरफ देखते हुए इधर उधर चहलकदमी कर रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक जब वहाँ कोई नज़र नहीं आया तो आखिरकार परेशान होकर वो खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अगर बात वहाँ अव्यान की न होती तो वो कभी भी आदित्य के रूम में जाने के लिए सोचती भी नहीं। हाँ, शादी के बातों से आदित्य के रूम में ही रहना था, लेकिन अभी तो बहुत घबराहट हो रही थी। अदिति अब आदित्य के रूम के बाहर खड़ी हुई थी और अपने दुपट्टे को बार बार अपनी उंगली से ट्विस्ट करते हुए सोच रही थी कि उसे अंदर जाना चाहिए कि नहीं। आदित्य खुद से ही एक काम करती हूँ आदिति ने कहा खुद से कि एक काम करती हूँ, आदित्य जी को कह दूंगी कि अव्यान को मुझे दे दे, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सोचकर अदिति ने डोर नॉक किया और कुछ ही देर में आदित्य ने रूम का डोर ओपन कर भी दिया। अदिति को अपने रूम के बाहर देखकर आदित्य भी हैरान हो गया, क्योंकि पहली बार अदिति उसके रूम तक आई थी। उसने अदिति से पूछा, क्या हुआ और तुम ऐसे? उसने अपन उसने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? तो अदिति ने हंसते हुए कहा, अरे मैं उसका बाप हूँ, उसका हक बनता है मुझे परेशान करने का, और वैसे भी मैंने उसे सुला दिया है। कहकर अदिति ने हल्का सा साइड हटकर अपने बेड की तरफ इशारा किया, जहाँ पर नन्हा अव्यान सुकून से सो रहा था। अदिति ने हैरानी से कहा, आपने अव्यान को सुला दिया और वो आपके पास सो भी गया? तो अदिति ने एटीट्यूड से कहा, क्यों, उसका बाप हूँ, तुमने क्या सोचा कि वो सिर्फ तुम्हारी बातें मानेगा? अदिति ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अभियान मेरे अलावा किसी के पास नहीं सोता है ना, इसलिए। कई बार माँ ने भी उसे सुलाने की कोशिश की पर वही नहीं सोता है। आदित्य ने कहा, पर अपने बाप के पास तो सोता है, चलो अंदर आओ, यहाँ बाहर खड़े खड़े की बात करोगी क्या? अदिति ने कहा, नहीं, मैं बस अभियान को देखने आई थी। अच्छा वो जाग रहे तो आप प्लीज़ उसे मेरे पास दे जाना। कहकर वो जैसे जाने को लिए पलटी तो अदिति ने कहा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, जैसे तुम्हारे अंदर आने से मैं तुम्हें खा जाऊंगा? अदिति ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो ऐसे ही। तो अदिति ने उसका हाथ पकड़ उसे रूम के अंदर खींच लिया और रूम का डोर बंद कर अदिति को डोर से सटाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है अदिति? वैसे गौर से देखो इस रूम को, कुछ दिन में तुम इस रूम में ही आने वाली हो, हमेशा के लिए। अदिति ने शर्माते हुए कहा, हाँ तो पर अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है ना, तो ऐसे मेरा आपके रूम में आना सही नहीं है। अदिति ने कहा, क्यों सही नहीं है? अब अदिति इस बात का क्या जवाब देती, लेकिन अदिति का परेशान करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। अदिति के सिर झुकाए हुए ही कहा, आदित्य जी प्लीज़ आप मुझे परेशान न कीजिए और मुझे जाने दीजिए।
आदित्य ने अदिति की तरफ झुकते हुए कहा, आप मेरे रूम तक आ गई हो तो इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा मैं। आदित्य इस वक्त अदिति के इतने करीब था कि अदिति के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो घबराहट की वजह से अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही थी। उसे आदित्य से आ रहे परफ्यूम, जिसे अदिति अब पहचानने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रही थी। अदिति को शर्म से लाल पड़ा चेहरा देखकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम ऐसे शर्माते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो अदिति। तुम्हारे शर्माते हुए चेहरे से अपनी नज़र हटा ही नहीं पाता हूँ। अदिति ने धीरे से कहा, आदित्य जी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अगर किसी ने मुझे आपके रूम में देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा। आदित्य ने अदिति के सॉफ्ट गाल अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, पहली बात तो कोई भी यहाँ चेक करने नहीं आएगा कि मिस्टर आदित्य रजावत के रूम में अदिति है कि नहीं। और दूसरी बात, अगर कोई देख भी लेगा तो क्या कहेगा, कुछ दिनों बाद तो हम वैसे भी मेरी होने वाली हो। अदिति ने आदित्य के सीने पर हाथ रख उसे दूर करते हुए कहा, नहीं, पर वो दादी ने कहा है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम एक दूसरे से दूर ही रहना है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमें एक दूसरे के से अकेले में मिल भी नहीं सकते हैं, और ये भी कहा है। इससे आगे अदिति कुछ कहती, आदित्य ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बस बस, कितने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं दादी ने। दादी जानबूझकर ऐसा करती है हमें परेशान करने के लिए। आदित्य ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, नहीं, बड़े जो बात कहते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, इसलिए हमें उनकी सारी बातें माननी चाहिए। आदित्य ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, ओ गॉड, ये दादी भी ना क्या बातें सिखा रही है मेरी बीवी को। अदिति ने हंसते हुए कहा, ऊट पटांग बातें नहीं, अच्छी बातें, कहकर अदिति ने आदित्य को खुद से दूर धकेला और जल्दी से रूम का डोर ओपन करके बाहर निकल गई। आदित्य ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ओ गॉड, कहाँ तो मैं 1 महीने पहले इस लड़की को जानता तक नहीं था, और कहाँ आज ये लड़की मेरे दिल दिमाग पर हावी होती जा रही है। फिर एक गहरी सांस लेकर अदिति की महक को फील करते हुए कहा, ओ गॉड अदिति, तुम्हारी ये मदहोश करने वाली महक मुझे पागल कर देती है। दरअसल आदित्य जब जब अदिति के करीब आता था तब वो अदिति से आ रही भीनी भीनी महक में मदहोश होने लगता था, और अभी तक वो अदिति की परफ्यूम की महक को फील कर रहा था। माही सीढ़ियों से आ रही थी, तभी उसका ध्यान सामने से आ रहे रणवीर पर गया, तो जो आदित्य से कुछ बात करके ही इस तरफ आ रहा था। रणवीर को देखकर माही जल्दी जल्दी उतरने लगी, और इससे पहले कि रणवीर की नज़रों से बचकर वहां जा पाती, रणवीर की नज़र उस पर पड़ ही गई। उसने आदित्य से कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। रणवीर की नज़रों को माही की तरफ देखकर आदित्य ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ, तेरा ज़रूरी काम सामने से चलता हुआ आ रहा है, सब समझ गया, चल मिलता हूँ तुझसे, कहकर आदित्य वहाँ से आगे बढ़ गया। वही माही तो चुपचाप से झुकाए जल्दी से बढ़कर कदम बढ़ाकर वहाँ से निकलने की फिराक में थी। तभी रणवीर ने उसका रास्ता रोकते कहा, मुझे इग्नोर करके कहाँ भाग रही थी। माही ने जब रणवीर को अपने सामने खड़ा देखा, सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और नासमझी में बनते हुए बोला, कैसे, तुम्हें नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ इग्नोर करूँगी, वो क्या है ना, मैंने देखा ही नहीं। रणवीर ने अपनी एक बहुत उठाते हुए कहा, झूठ बोल रही हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से खिसकने की फिराक में थी ना। माही के बाद बदलते हुए कहा, वो मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है, आपको देर हो रही है, अच्छा मैं बाद में मिलती हूँ, कहकर माही दूसरी तरफ से जाने को लगी कि रणवीर ने दूसरी तरफ जाकर उसका रास्ता रोक दिया। माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते कहा, मैंने कहा ना मुझे इम्पोर्टेंट काम है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। रणवीर ने बड़े एटीट्यूड से कहा, मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। माही सब जानती थी कि वो जितना रणवीर को आर्ग्यूमेंट करेगी, रणवीर उतना ही ज़्यादा उसे परेशान करेगा, इसलिए वो बिना कुछ कहे अब दूसरी तरफ से वहाँ से निकलने ही वाली थी कि रणवीर ने वहाँ से उसका रास्ता रोक दिया। अब कोई और रास्ता ना दिखे, माही ने रणवीर के पीछे की तरफ देखा और एकदम चौंकते हुए कहा, दादी आपके पास ही आ रही थी, देखिए मुझे कितना परेशान कर रहे हैं।
माही की बात सुनकर रणवीर ने हड़बड़ कर पीछे मुड़कर देखा। इस बात का फायदा उठाकर माही ने रणवीर को खुद से दूर धकेला और जल्दी से वहां से भाग गई। रणवीर हैरानी से माही को देख रहा था। वो कुछ कहता तभी माही वापस पीछे पलटी और रणवीर को जीप दिखाते हुए बोली, आज पता चला डेविल रणवीर सिंह रजावत अपनी दादी से कितना डरते हैं। कहकर माही खिलखिलाकर हंसने लगी और वहां से भाग गई। रणवीर ने अपनी आई रोल करते कहा, ओह गॉड, ये लड़की भी ना। दूसरी तरफ उदयपुर। धीरेन्द्र अपने फार्म हाउस पर एक चेयर पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। उसके पास उसके आदमियों ने आकर कहा, बॉस, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिसे आपका जानना बहुत ज़रूरी है। धीरेन्द्र ने अपने आदमी की तरफ देखा तो उसके आदमी ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखिए, इसमें जो भी जानकारी है शायद वो आपके बहुत काम की हो। धीरेन्द्र ने अपने हाथ में इशारा उसे जाने के लिए कहा और उस फाइल को खोलकर सरसरी निगाहों से उसके पन्ने पलटने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो उस फाइल के पन्ने पलट रहा था, उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी और फेस पर एक रस्मी स्माइल आने लगी। कुछ देर बाद उसने फाइल को बंद करते हुए कहा, अधिराज रजावत, तुम्हारी दुखती रग अब मेरे हाथ आ गई है। अब देखना इस इंफॉर्मेशन से कैसे मैं तुम्हारे परिवार में आग लगाता हूँ। कहकर धीरेन्द्र खड़ा हुआ और किसी शैतान की तरह हंसने लगा। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे उसके हाथों कोई हुक्म का इक्का लग गया है। अब तो हुक्म का इक्का क्या, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। माही थोड़ी परेशान सी इधर से उधर टहल रही थी। दरअसल माही, आलिया और अदिति चारों ही निया के रूम में थी और आलिया पेट के बल लेटे हुए अपना फ़ोन चला रही थी। आखिरकार माही ने अदिति की तरफ देखते हुए कहा, परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है अदिति, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। कहकर माही वहीं बेड पर आकर बैठ गई और कुशन को अपनी गोद में रखते हुए बोली। वो निया ने भी सीधे बैठते हुए कहा, अरे पागल, आज तक कभी कोई ऐसी परेशानी आई है जिसका सॉल्यूशन हमने ना निकाला है। अब जल्दी से बता ना क्या परेशानी है। अगर हमसे ना हो सका तो हम जाकर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हम इसका ज़रूर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार, मेरी शादी, देखो, शादी में नाच गाना होगा, सब अच्छा लगता है, रस्में होती हैं वो भी अच्छी लगती हैं। शादी में सजना संवरना, दुल्हन बनना और खूब सारा खाना पीना और मस्ती मजाक, वो सब भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शादी के बाद क्या? फिर तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे इस डेविल भाई के साथ बन जाऊंगी और उन्हें तो अब मेरे साथ मनमानी करने का हक भी मिल जाएगा। कहकर माही ने मुंह बनाते हुए अपना सर झुका लिया तो अदिति, आलिया और निया ने पहले से दूसरे की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और एकदम से ठाका लगाकर हंस पड़ी। माही ने थोड़ा नाराज़गी से कहा, लो, मैंने तुम्हें परेशानी बताई और तुम तो मेरे कोई जोक समझ के हंस रही हो। रहने दो, मुझे तुम लोगों से कोई भी बात नहीं करनी है। कहकर माही उठने को हुई तो निया ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाते हुए कहा, अरे पागल, तेरे सवाल ही ऐसे ही हैं। अब शादी होगी तो तुझे अपने पति के साथ ही तो रहना होगा ना। शादी के बाद ऐसे ही होता है। आलिया ने देखा तो वो तो राजवीर जी के साथ ही रह रही है ना। आलिया को देख। कहकर माही उठने को हुई तो निया ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस बैठाते हुए कहा, अरे पागल, तेरे सवाल ही ऐसे हैं कि अब ये रिपीट हो रहा है पैराग्राफ। सो माही अपनी बात सुनकर आलिया के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आ गई, लेकिन उसने अपनी उदासी छिपाते हुए कहा, हाँ माही, शादी के बाद अपने पति के साथ रहना होता है ना। और रणवीर जी मुझे इतने भी बुरे नहीं लगते हैं जितना कि तू उनकी बुराइयाँ करती रहती है। हाँ, उन्हें थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मुझे भी वो थोड़े गुस्से वाले लगते हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं यार। वो माही के कहे बुरे बहुत बड़े वाले बुरे हैं। माही ने कहा, बुरे? बहुत बड़े वाले बुरे हैं वो आलिया। तुझे पता नहीं मेरे साथ कैसी कैसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो निया ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, सच्ची माही, हमें भी बताना कौन सी हरकतें होती हैं। माही ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी
रणवीर की हरकतें याद कर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब भला वो सबको क्या पता थी रणवीर की हरकतें थी कि ऐसी जिसे याद कर माही को शर्म से पानी पानी हो जाया करती थी। पर अदिति माही के बाल लाल हुए चेहरे को देखते ही समझ गई कि वो अपनी बात करते हुए क्यों रुक गई। उसने मुस्कुराते कहा, अरे पागल, ये तो पति का प्यार होता है। वो तुम्हें प्यार करते हैं इसलिए तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करते हैं। तो माही ने पूछा, तो क्या आदित्य भाई भी तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करते हैं, बताओ। आप शर्माने की बारी अदिति की थी। उसने भी शर्म कर अपनी नज़र झुकाते हुए कहा, हाँ कभी कभी। ये सुनकर निया अब एक्साइटमेंट के साथ बोली, यार कोई मुझे भी तो बता दो, कभी ना कभी मेरी भी तो शादी होगी ना। तभी उसे कुछ याद आया और उसने आलिया से पूछा, आलिया तुम बताओ ना, क्या राजवीर भाई भी तुम्हारे साथ। आलिया ने चिढ़ते कहा, बस भी करो यार, कैसी बातें लेकर बैठ गई हो। माही और निया जानती थी कि आलिया आसानी से अपनी बातें नहीं बताएगी, क्योंकि उन्हें पता था कि आलिया का नेचर ऐसा है। वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। वो जल्दी से अपने दिल की बातें सभी के सामने जाहिर नहीं करती। निया ने उसे छोड़ छेड़ते हुए कहा, क्या यार आलिया, तेरी शादी को भी इतने दिन हो गए, तू अभी भी ऐसी शर्म आ रही है। देख, अगर थोड़ा सा ज्ञान तुम हमें दे दोगी तो तुम्हारी सहेलियों का भला हो जाएगा ना। तो आलिया ने कहा, तुम्हारा कैसे भला होगा निया, तुम्हारी कौन सी शादी होने वाली है। तो निया ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, अरे मेरे लिए नहीं तो कोई होगा ना, मेरा भी, अरे मेरे लिए भी तो कोई होगा ना, सपनों का राजकुमार, और मेरी भी शादी होगी। अगर मैं पहले से इन मामलों में बहुत एक्सपर्ट हो गई तो मेरा होने वाला पति भी खुश और मैं भी खुश। निया की बात सुनकर माही और आलिया दोनों ही हैरानी से उसे देखने लगी। वहीं अदिति को तो उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। माही और आलिया कुशन से निया को मारने लगी। माही ने उसे कुशन से मारते हुए कहा, हो तो आखिर तुम उस डेविल की ही बहन ना, एक नंबर की बेशर्म, कुछ भी बोलती हो। निया हंसते हुए बेड से उतरी और दूर जाकर खड़ी हो गई और बोली, चिंता मत करो, मेरे डेविल भाई तुम्हें बहुत जल्दी बेशर्म बना देंगे अपनी तरह। और आलिया, तुम्हारे हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही हैं इस मामले में। देख लेना, कुछ दिन में तुम इतनी बेशर्म हो जाओगी कि इस पर तो पूरी बुक लिख दोगी। अब तो आलिया और माही दोनों ही निया को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वहीं अदिति का तो उन दोनों को ये फाइट देखकर बड़ी हंस कर बुरा हाल हुए जा रहा था। और नन्हा अभियान वो तो अपनी माँ को हंसते हुए देखकर हंस रहा था। वहीं दूसरी तरफ वहीं दूर समुद्र किनारे एक पोर्ट पर कुछ चल रहा था। वहाँ शिप खड़ी हुई थी और काफ़ी सारे कंटेनर नीचे उतारे जा रहे थे। और कुछ ही दूरी पर रणवीर अपनी बोनट पर बैठा हुआ सिगरेट का कश ले रहा था। राजवीर और आदित्य दोनों की ही गाड़ियां वहां आकर रुकी और दोनों ही एक साथ गाड़ियों से बाहर आए। उन्होंने एक नज़र अपने आदमियों पर डाली और फिर रणवीर की तरफ देखा, जो बोनट पर आधा लेटा हुआ था, सिगरेट के कश लगा रहा था। राजवीर ने अपने पास आते हुए कहा, उसके पास, तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन कब मिली रणवीर? और ये माल तो स्कॉर्पियो गैंग का है ना? रणवीर कूदकर बोनट से नीचे उतरा और अपनी सिगरेट को वहीं पर जूते की नोक पर रगड़ते हुए कहा, स्कॉर्पियो गैंग का है। दरअसल वो लोग कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे थे। अब बेचारे करते रहेंगे दूसरे पोर्ट पर अपने माल आने का इंतज़ार, और उनका सारा माल अब हमारे कब्जे में है। आदित्य ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमारे ऐसे करने से स्कॉर्पियो गैंग ज़रूर अपना गुस्सा हम पर निकालने की कोशिश करेगा और कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा। और तुम जानते हो ना, इन 3-4 दिनों में हमारी शादी होने वाली है और घर वाले हमें इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देंगे। तो ऐसे उनकी चाल को नाकाम करेंगे कैसे? रणवीर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम लोग नहीं निकल सकते तो, पर ये तो निकल सकता है ना। राजवीर संभालेगा आगे का सारा काम। राजवीर ने हैरानी से कहा, कमीने, मेरे दोनों दोस्त की शादी है, अब तू चाहता है कि मैं यहाँ पर स्कॉर्पियो गैंग को संभाल कर फिरूं? तुम्हारी शादी एंजॉय ना करूं मैं? रणवीर ने हंसते हुए कहा, तेरे फायदे के लिए कह रहा हूँ राजवीर, तू जानता है ना वो स्कॉर्पियो गैंग
तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है कि वो जल्द ही तुम्हारे अड्डों पर ब्लास्ट करने की फिराक में है। ये सुनकर राजवीर गुस्से से बोला, उन कमीनों की इतनी हिम्मत! इस बार अपनी हरकत से बाज नहीं आए ना तो सच में उनका खात्मा ही कर दूंगा। आदित्य ने कहा, तुम भी जानते हो स्कॉर्पियो गैंग की छोटी मोटी गैंग नहीं है। फिलहाल बस तुम 3-4 दिन तक कैसे भी करके रोकना, बाकी का आगे क्या करना है हम तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे। रणवीर ने कहा, चलो अब कहीं और चलना है। कहकर रणवीर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तभी आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, अब कहाँ जा रहे हो रणवीर? रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, किसी की वाट लगाने। राजवीर ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, सीधा बोलना, वो मित्तल तुम्हें मिल गया है? रणवीर ने कहा, हाँ, तो क्या तुम चलोगे नहीं उस मित्तल को उसकी औकात क्या याद दिलाने? राजवीर ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, वैसे भी काफ़ी दिनों से ना कोई शिकार नहीं किया है। उस मित्तल को तो धोने में बड़ा मज़ा आएगा। कहकर राजवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ आदित्य की तरफ देखा और दोनों ही अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। कुछ ही देर में तीनों गाड़ियाँ एक एक करके वहाँ से निकल गईं और कुछ ही देर में उन लोगों की गाड़ियाँ एक 7 स्टार होटल के सामने आकर रुकी। तीनों एक साथ गाड़ी से बाहर आए और अपना ब्लेजर ठीक करते हुए इस बड़ी 7 स्टार बिल्डिंग को देखने लगे और तीनों ने ही एक साथ अपने कदम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। कुछ ही देर में वो तीनों एक रूम के में बंद दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। तभी एक आदमी भागता हुआ वहाँ आया और उसने रणवीर से कहा, सर, मैं इस रूम की मास्टर की ले आया हूँ। रणवीर ने उसे रूम अनलॉक करने के लिए कहा तो उस आदमी ने मार्शल के रूम को अनलॉक किया। रणवीर ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा, पर रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, कहीं हमें कुछ ऐसा वैसा देखने को तो नहीं मिलेगा ना? वैसे भी वो कमीना बड़ा रंगीन मिजाज का है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला, तू तो वैसे ही सबका आदी है। राजवीर ने कहा, पर मुझे किसी और को ऐसी कंडीशन में देखने का कोई शौक नहीं है। आदित्य ने कहा, बस कर राजवीर, तूने पहले भी कई लोगों की प्रेम लीला में जाकर आग लगाई है। अब क्या यहाँ बातें खड़े करने का इरादा है या अंदर भी चले? कहकर आदित्य ने एक जोर की लात दरवाजे पर मारी, जिससे दरवाज़ा खुल गया। वो तीनों रूम के अंदर चले गए, लेकिन जैसी उन्होंने उम्मीद थी, रूम का नज़ारा देखकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, साला कमीना, इस बुढ़ापे में भी आकर क्या शौक लगी है। वहीं सामने बेड पर मित्तल किसी लड़की के साथ था जो उससे उम्र में काफ़ी कम लग रही थी। दोनों ही बिना कपड़ों में हैरानी से सामने खड़े उन तीनों डेविल को देख रहे थे। दोनों ने ब्लैकेट से खुद को कवर किया। तभी मित्तल ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे रूम में अंदर आने की? रणवीर ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए उस लड़की की तरफ देखा, उसे हाथ के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। उसने अपने कपड़े उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना बेमौत मारी जाओगी। उस लड़की ने बड़ी फुर्ती से खुद को ब्लैंकेट से लपेटकर फर्श पर पड़े हुए अपने कपड़ों को उठाकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। रणवीर, आदित्य और राजवीर अब तीनों ही सामने बेड पर बैठे हुए मित्तल को बुरी तरह से सामने घूर रहे थे, जो अर्धनग्न हालत में उनके सामने था। राजवीर ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, अबे साले, कपड़े पहन ले, तेरा ये मनोहारी दृश्य देखने में कोई शौक नहीं है हमें। वहाँ यहाँ तो मित्तल की जान हलक में थी, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर ये तीनों शैतान एक साथ यहाँ आए हैं तो ज़रूर उसका गेम बजा कर ही जाएंगे। उसने भी फर्श पर पड़े हुए अपने कपड़ों जैसे तैसे पहने और उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, देखो तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ आए हो, मैंने ऐसा क्या किया है? तभी आदित्य कुछ कहते ही वाला था, तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और वो लड़की बाहर आई। आदित्य ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, देवी जी, अब आप यहाँ से जाने का कष्ट करेंगी या यहीं खड़े होकर पूरी फिल्म का मज़ा लेना है? उस लड़की ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जा रही हूँ। कहकर उस लड़की ने अपना पर्स उठाया और रूम से बाहर भाग गई। उस लड़की के जाते देख मित्तल ने एक बार फिर भड़कते हुए कहा, बता क्यों नहीं रहे हो, ऐसा क्या किया है मैंने? तभी आदित्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और मित्तल की गर्दन पीछे से पकड़कर उसे घुटनों के बल बैठाते हुए कहा,
तू जो जाकर हमारे क्लाइंट को भगा रहा है और उन्हें भड़का रहा है, वो अपनी सारी डील्स हमसे कैंसिल कर ले। और तुझे क्या लगता है कि हमें भनक नहीं लगेगी? आदित्य की यह बात सुनकर मित्तल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तो ये काम बड़ी सफाई से किया था और पूरी कोशिश की थी कि उसका नाम सामने ना आए, और इसके लिए उसने रजावत इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस ड्राइवर से हाथ मिलाया था। लेकिन उसका मास्टरमाइंड मित्तल ही था। उसे लगता था कि अगर पकड़ में आएगा भी तो उसके और बिजनेस पार्टनर की गिरफ्त में आएगा। बिजनेस पार्टनर का ड्राइवर होगा यहाँ पे में आएगा, उसके गैर बिजनेस पार्टनर ही गिरफ्त में आएगा, उसके और बिजनेस पार्टनर ही गिरफ्त में आएंगे। वो किसी की नज़र में नहीं आएगा। लेकिन रणवीर के शातिर नज़रों से मित्तल बच नहीं पाया। फिर जो काफ़ी देर से उसे अपनी सर्द निगाहों से घूर रहा था, वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुका और अपने घुटने पर अपनी एक बांह टिकाते हुए बोला, तू हमसे चालाकी करने वाला चला था मित्तल? क्या तू भूल गया कि तू किससे उलझने की कोशिश कर रहा है? मित्तल ने कांपते हुए कहा, मुझे खुद उन लोगों ने कहा था ये सब करने के लिए, मैं तो राजी भी नहीं था। और देखो रणवीर, ये तो बिजनेस है ना, इतना तो सब चलता है ना। राजवीर जो काफ़ी देर से वहाँ बैठा इरिटेट हो रहा था, उसने जल्दी से अपनी गन निकाली और कहा, इसे सफाई क्यों मांग रहे हो? इसे सीधा ठोक क्यों नहीं देते? और इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।